हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के बारे में। इसको हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, पर ये एक सेपरेट टॉपिक के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। नाइट्रेट रिडक्टेज एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है जो पौधों में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का पहला मुख्य स्टेप नियंत्रित करता है। यह एंजाइम नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलता है। ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट स्टेप का एंजाइम है जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने का काम करता है। नाइट्रेट हम लोग किसको कहते हैं? NO3- को, और NO3- को NO2- में यानी कि नाइट्राइट के फॉर्म में बदल देता है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। यह रिएक्शन पौधों द्वारा नाइट्रोजन एसाइमिलेशन की शुरुआत करता है। नाइट्रोजन एसाइमिलेशन का प्रोसेस मतलब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस। नाइट्रोजन एसाइमिलेशन के प्रोसेस को शुरुआत करने वाला एंजाइम होता है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? नाइट्रेट रिडक्टेज वह एंजाइम है जो नाइट्रेट को रिडक्शन प्रोसेस द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। नाइट्रेट रिडक्टेज वह एंजाइम है जो नाइट्रेट को रिडक्शन प्रोसेस द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। मतलब नाइट्रेट में रिडक्शन करके यानी कि नाइट्रेट में एनर्जी जोड़ करके उसको नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम मुख्यतः प्लांट सेल में, फंजाई में, एल्गी में और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम होता है यह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसकी डिस्कवरी इवांस एंड नेसन ने 1953 में की थी। इसके खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम है इवांस एंड नेसन, और कब खोजे थे? 1953 में। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन कैटालाइज्ड। ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है ये कौन से रिएक्शन को कैटालाइज्ड करता है? नाइट्रेट जो होता है इसके साथ 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो नाइट्राइट बनता है और वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। इस रिएक्शन को कराने वाला जो एंजाइम होता है उसको हम लोग नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन को नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम कैटालाइज्ड करता है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है देखो, इस रिएक्शन में नाइट्रेट रिड्यूज होता है, नाइट्राइट बनता है और इलेक्ट्रॉन्स का जो सोर्स होता है NADH या NADPH होता है। यानी ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन के दौरान नाइट्रेट जो होता है रिड्यूस हो जाता है, नाइट्राइट बनता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स या तो NADH होता है या NADPH होता है। ये जब इसका फंक्शन देखेंगे तब ये चीज क्लियर हो जाएगा आप लोग। इसका फंक्शन हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है देखिए। ये रहा एक सब यूनिट, ये रहा दूसरा सब यूनिट। तो ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम लोग डाइमर कहते हैं। और होमोडाइमर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पहला सब यूनिट जैसे है उसी तरीके से दूसरा सब यूनिट भी है, सेम टू सेम, इसलिए इसको हम लोग होमोडाइमर कहते हैं। अलग होते तो हेट्रोडाइमर कहते, है ना? ये सेम है इसलिए इसको होमोडाइमर कहते हैं। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं ये जो फर्स्ट सब यूनिट है इसके पास 3 बाइंडिंग साइट हैं, 1 2 3। एक है मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग साइट, दूसरा है हिम बाइंडिंग साइट, तीसरा है FAD बाइंडिंग साइट, जो इस दूसरे सब यूनिट में भी है। मोको कॉम्प्लेक्स, हिम और FAD 3 बाइंडिंग साइट। इन तीनों बाइंडिंग साइट के बीच में हिंज रीजन 1, हिंज रीजन 2 होता है। उसी प्रकार दूसरे सब यूनिट में भी हिंज रीजन 1, हिंज रीजन 2 होता है। इसके एक साइड पर N टर्मिनस, दूसरे साइड पर C टर्मिनस होता है। ये दोनों के दोनों सब यूनिट आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, इसलिए इनको आइडेंटिकल कहा जाता है और होमोडाइमर कहा जाता है, एक जैसे हैं दोनों। ये जो है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है। नाइट्रेट रिडक्टेज इस तरीके से पाया जाता है और इसके दोनों सब यूनिट जो होते हैं वो मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स के पास आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम प्रत्येक सब यूनिट में 3 बाइंडिंग साइट होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया 3 बाइंडिंग साइट, मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स, हिम और FAD बाइंडिंग साइट, इस तरीके से 3 बाइंडिंग साइट होते हैं। दोनों सब यूनिट के पास ऑलमोस्ट सिमिलर एमिनो एसिड सीक्वेंस होते हैं, बट हिंज रीजन 1 एंड हिंज रीजन 2 में अलग होते हैं। यहाँ पे सिमिलर लिखा गया, आप लोग डिफरेंट लिख लीजिएगा। तो हिंज रीजन 1 और हिंज रीजन 2 में डिफरेंट एमिनो एसिड सीक्वेंस होते हैं, बाकी जो भी बाइंडिंग साइट होते हैं वहां पे ऑलमोस्ट सेम एमिनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। यह एंजाइम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में पाई जाती है। NR मोस्टली NADH को इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज करते हैं। जो नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम है ये मोस्टली NADH को इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज करते हैं। जब मैं नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का वर्क बताऊंगा तब ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा। नाइट्रेट रिडक्टेज का प्रत्येक बाइंडिंग साइट एक पार्टिकुलर प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे FAD बाइंडिंग साइट बिलोंग करता है FAD NADP रिडक्टेज फैमिली से। उसी प्रकार हिम बाइंडिंग साइट जो होता है वो बिलोंग करता है साइटोक्रोम B5 फैमिली से।
मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग साइट बिलोंग करता है मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग प्रोटीन फैमिली से। इस तरीके से 3 बाइंडिंग साइट होते हैं और तीनों बाइंडिंग साइट अलग-अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अब हम लोग इसका वर्क देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम किस तरीके से काम करता है? हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या-क्या देखने को मिलते हैं? एन टर्मिनस की ओर हमें मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स, बीच में हिम बाइंडिंग साइट और सी टर्मिनस की ओर एफएडी बाइंडिंग साइट देखने को मिलता है। और ये जो मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स और हिम आपस में हिंज रीजन 1 से जुड़े होते हैं और हिम और एफएडी आपस में हिंज रीजन 2 से जुड़े होते हैं। ये दोनों सब यूनिट की कहानी है। सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 दोनों सब यूनिट सेम इसी तरीके से होते हैं। अब ये तो रहा इसका स्ट्रक्चर, पर ये वर्क कैसे करते हैं देखिए। मैंने एक पॉइंट बताया था कि ये एनएडीएच को इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज करते हैं। मतलब ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, ये एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन एनएडीएच से लेते हैं, ठीक है? तो सी टर्मिनस की ओर एनएडीएच को पकड़ा जाता है और एनएडीएच से 2 इलेक्ट्रॉन एफएडी ले लेता है। अब एफएडी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और अपने पास अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रखता है। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल जितनी देर रख सकता है, जितनी उसकी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को रखने की, उसको उसका रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। तो ये एफएडी अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को रखता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है हिम। अब हिम भी अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को रखेगा। उसके बाद में हिम जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से दूसरे सब यूनिट में भी होता है। एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन लेता है एफएडी, एफएडी से लेता है हिम, हिम से लेता है मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स। अब जो इलेक्ट्रॉन है मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स के पास आ चुका है। मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स एन टर्मिनस साइट पर होता है और इसी एन टर्मिनस साइट पर नाइट्रेट को पकड़ कर रखा जाता है। यहाँ भी एक नाइट्रेट को सब यूनिट 1 में पकड़ा गया है और सब यूनिट 2 में दूसरा नाइट्रेट को पकड़ा गया है। इस प्रकार 2 सब यूनिट हैं तो 2 नाइट्रेट को पकड़ लिया जाता है। अब ये जो मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स के पास जो इलेक्ट्रॉन है, इस मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स के पास उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके इस नाइट्रेट में से एक ऑक्सीजन को बाहर कर दिया जाएगा। तो NO3- है, अब बचेगा NO2-, ठीक है? और इस नाइट्रेट में से भी एक ऑक्सीजन को बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी NO3- था, अब बचेगा NO2-। इस तरीके से नाइट्रेट में से नाइट्राइट का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। NO3- से NO2- का फॉर्मेशन कर दिया जाता है और इस प्रोसेस में यहाँ पे एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं और ये दोनों ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से वर्क करते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम और नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस में एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। अब हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ एनआर यानी नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का रेगुलेशन, कि ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है ये कब काम करता है और कब काम नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हर समय पे नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एक्टिव रहेगा और काम करता ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो कब काम करेगा नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम और कब काम नहीं करेगा, इसको देख लेते हैं। इसका रेगुलेशन किस तरीके से होता है और रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन आप लोगों को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग इसका एक्टिवेशन देखते हैं कि ये एक्टिवेट कब होता है। जब लाइट होता है यानी लाइट पड़ रहा होता है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, तब प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिविटी होता है और प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिविटी होने पर एनआर एक्टिवेट हो जाता है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। आप लोगों को 3 स्टेप याद रखने हैं। लाइट कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे तो प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिविटी होगा और नाइट्रेट रिडक्टेज एक्टिवेट हो जाएगा, काम करने लगेगा। ये कैसे होता है समझिए। जनरली नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है इसके सी टर्मिनस की ओर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है यहाँ पे एक प्रोटीन 1433 आकर बाइंड हो जाता है और प्रोटीन 1433 आकर बाइंड होते के साथ ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज है ये इनहिबिट हो जाता है यानी इनएक्टिव हो जाता है और इसी फॉर्म में रहता है। लेकिन जब लाइट और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा तब प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिविटी होगा। फॉस्फेटेज एक्टिविटी मतलब फॉस्फेट को हटा दिया जाता है और जब यहां से फॉस्फेट को बाहर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो फॉस्फेट जैसे ही हटेगा, फॉस्फेट के हटने के साथ साथ प्रोटीन 1433 भी हट जाता है। तो फॉस्फेट और प्रोटीन 1433 हट जाने पर नाइट्रेट रिडक्टेज फ्री हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। इस तरीके से नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एक्टिवेट होता है और अपना वर्क करता है।
अब इसका इनएक्टिवेशन देख लेते हैं। जब डार्क कंडीशन होता है और मैग्नीशियम आयन की अधिकता होती है, तब काइनेज एक्टिविटी होता है। तब ये जो फ्री एनआर है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाता है यहाँ पे। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप एनआर के साथ जुड़ जाएगा, वहाँ पे एक प्रोटीन आता है 1433 और वो बाइंड हो जाता है। जैसे ही प्रोटीन 1433 आकर बाइंड होता है, ये जो एनआर है, ये वापस से इनएक्टिव हो जाता है। इस तरीके से इसका इनएक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का इंपॉर्टेंस। पहला इंपॉर्टेंस है नाइट्रोजन एसाइमिलेशन में। ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, ये नाइट्रोजन एसाइमिलेशन में इंपॉर्टेंट होता है। मतलब नाइट्रेट को ही आगे हम लोग नाइट्राइट में, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, मतलब नाइट्रोजन एसिमिलेशन का पार्ट है। दूसरा है एमिनो एसिड सिंथेसिस में, नाइट्रेट को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को अमोनिया में, और अमोनिया से एमिनो एसिड बनाया जाता है, ठीक है। अतः ये नाइट्रेट है, ये एमिनो एसिड सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। चूंकि जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड से बनता है, अतः ये जो नाइट्रेट है ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट ग्रोथ में नाइट्रोजन प्लांट के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है और नाइट्रोजन का सोर्स होता है नाइट्रेट। अतः ये जो नाइट्रेट है ये प्लांट ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। फैक्टर अफेक्टिंग नाइट्रेट रिडक्टेज एक्टिविटी। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं? पहला है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट करेगा, क्योंकि कम लाइट होगा तो फिर नाइट्रेट रिडक्टेज इनएक्टिवेट हो जाता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। पीएच, जहाँ पे नाइट्रेट रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे पीएच कैसा है, ये भी डिपेंड करता है एनआर एंजाइम के एक्टिविटी पर। अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट कितने मात्रा में प्रेजेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट ज्यादा होगा तो एनआर ज्यादा वर्क करेगा, कम होगा तो कम वर्क करेगा। प्लांट एज, प्लांट का एज क्या है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। कौन कौन से एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस रखते हैं? पहला है क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, नाइट्रोजन के यूटिलाइज करने के एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। नाइट्रेट जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा प्लांट नाइट्रोजन को यूज कर पाएंगे। फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन बेहतर बनाता है। फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन बेहतर बनाना मतलब नाइट्रेट ज्यादा है, नाइट्रोजन को ज्यादा यूज कर पाएगा प्लांट। हाई एनआर एक्टिविटी वाले प्लांट्स अधिक प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब ज्यादा एनआर एक्टिविटी वाले प्लांट जो होंगे वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन की कमी नहीं रहती। ये कुछ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस हुए इस नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम।